आपके सामने पेपर है CSS 2015 का, और ये कॉम्पोजिशन का पेपर है। कल हमने 2021 का किया था पेपर, जो कि ऐसे राइटिंग का था। तो दो ऐसे हमने किए थे, उसकी मैंने आपको डिस्कशंस की थी, कुछ आउटलाइन बनाना हमने सीखा था। आपने वो 2021 के आज कर लिए हैं और भेज दिए। मैं उसको फीडबैक के साथ, जैसे आपकी जनरल साइंस की क्लास हो रही होगी, तो उसके साथ ही मैं आपका वो चेक करके तो फीडबैक के साथ उसको वापस भेज दूंगा। ठीक है। तो लेकिन जो है, अभी हम इसको देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन को 2015 के। है तो वैसे कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन हम उस इसी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की सबसे पहले प्रेसी भी करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन को करना कैसे है और कॉम्प्रीहेंशन होती क्या है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझना। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है समझना, समझ का लगना। और समझ किसकी लगती है? रीडिंग की। आप रीडिंग पावर कितनी है, इसी की बेसिस के ऊपर यू कैन कॉम्प्रीहेंड द मेन मैसेज और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट यू कैन गेस द ओवरऑल मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट क्लूज। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन लेवल। एक दफा फिर मैं बता दूं, रीडिंग पावर या फिर कॉम्प्रीहेंशन डज नॉट मीन यू अंडरस्टैंड और यू नो the meaning of each and every word. It does mean how much power you have to guess the overall meaning from the context clues. आपने कॉन्टेक्स्ट में से अगर मतलब समझ लिया है तो दिस इज कॉल्ड रीडिंग पावर। इसको स्किम भी बोलते हैं। दो तरह से समझना होता है। एक एक होती है स्किमिंग। रीडिंग में क्या करते हैं? स्किमिंग। और एक होती है स्कैनिंग। दो रीडिंग स्किल्स हैं, बल्कि इसकी दो कैटेगरीज हम कह रहे हैं। एक है स्किमिंग और एक है स्कैनिंग। दोनों का इसमें आपका एग्जामिनर पता चल जाता है कि आपकी रीडिंग पावर कितनी है। स्किमिंग होती है मेन आइडिया को निकालना। आपने सारा पैराग्राफ पढ़ा और आपको मेन आइडिया समझ लग गया, तो इसको कहते हैं स्किमिंग। आपने स्किम कर लिया। जैसे वो पान मधानी मारती है ना हमारी बड़ी औरतें, जो हमारी माएँ थी किसी जमाने में, लस्सी में मधानी मारती होती थी। तो मधानी के बाद जो मक्खन आ जाता था उसके ऊपर, वो क्या करती थी? हाथ से अपना उसको इस तरीके से उसके सरफेस से उसको उठाती थी। उसको कहते हैं स्किम करना। तो वो जो स्किम करना है, जो मेन चीज है आपकी पूरी लस्सी में, वो निकाल ली, जो जान है उसकी। तो जान हर पैराग्राफ की उसका मेन आइडिया होता है। अगर आपने वो समझ लिया तो उसको कहते हैं स्किम्ड कर लेना। यू हैव स्किम्ड द मेन आइडिया। अच्छा, मेन आइडिया को कैसे हमने पकड़ना है? अगर कॉम्प्रीहेंशन आ जाए या इवन प्रेसी राइटिंग आ जाए, दोनों के पैसेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। कि आपको पहले पैसेज तो समझ लगे उसमें मेन आइडिया क्या, और उसके बाद फिर आप उसकी प्रेसी कर पाओगे या फिर उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाओगे। तो इसमें होता ये है कि एक पैसेज होता है और पैसेज के नीचे मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं। वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मेन थीम के ऊपर होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस मेन थीम के ऊपर होते हैं। हम जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते थे ओ लेवल, मेरा अच्छा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 10-13 साल का। ऑलमोस्ट 2000 से लेकर तो 2012 तक, बल्कि आगे भी फिर प्राइवेटली में पढ़ाता रहा, क्योंकि स्कूल से मैंने छोड़ दिए, बीकन हाउस सिटी स्कूल, लेकिन पढ़ाता वैसे में एकेडमी में रहा। तो उसमें हम लोग ये बताते थे अपने स्टूडेंट को कि किस तरीके से आपने कॉम्प्रीहेंशन को स्किम करना है, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज का मेन आइडिया कैसे पकड़ना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि most of the questions are based upon theme, they're thematic questions. So once you have read over the questions, this is one effort to extract the main theme out of the paragraph, and then afterward you come to the passage and read the passage. और जो फर्स्ट रीडिंग है वो आपकी होगी कैजुअल रीडिंग। अब पढ़ते जाओ, समय लग रही है नहीं लगती है, बस तेजी से नजर इस तरीके से मारते जाओ, फिर पैसेज को पढ़ो। पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो। तो एक दफा आपने इसको रीडिंग करनी, दूसरी दफा फिर रीडिंग करनी, दो रीडिंग्स करनी, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें। पहले तो बहुत कैजुअल में पढ़ा, अब थोड़ा सा नॉन कैजुअल में थोड़ा सा स्लो पढ़ लो। तो उसको सारा पढ़ लो और फिर दूसरी तरफ पैसेज को पढ़ लो। उसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स आते हैं आपने उसकी तरफ नहीं जाना।
आपने ये नहीं कि मुश्किल वर्ड आ गया, वो हो अब क्या करें, अब तो आगे समझ नहीं लगे, नहीं है, उसको पढ़ते जाएं। और अगर 5 6 7 लाइनें आपने पढ़ ली और थोड़ा सा आइडिया आपके जहन में आ गया कि अच्छा ये कह रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग पावर है। तो 2 दफा आपने रीडिंग करनी है। अब फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को पकड़ना है, और क्वेश्चन का आंसर दिया होगा पैसेज में, और पैसेज में जो आंसर है वो आपने ढूंढना है। उस ढूंढने के अमल को कहते हैं स्कैन करना। तो उस ढूंढने के अमल को क्या कहते हैं? स्कैन करना। यानी कि एग्जैक्ट वो चीज लेना जो आपसे पूछी गई हो। जैसे परिंदा है ना, परिंदा ऊपर से आता है, आके वो डुबकी मारता है, डुबकी मार के मछली पकड़ता ले, अपने मकसद की चीज है वो लेके चला गया। तो इसको बोलते हैं स्कैनिंग। जैसे आप कंप्यूटर में कोई अपने मतलब की चीज ढूंढनी है तो स्कैन करते हैं कि कहाँ पे पड़ी हुई है। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद आपने स्कैन करना है, देखना है कि कहाँ पे वो उसका आंसर दिया हुआ है। उस आंसर को फिर आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, ब्रीफ करके लिखना है, सिंपली लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है, लंबा उसको खींचना नहीं है। ये कॉम्प्रीहेंशन है। जितना लंबा खींचेंगे आपके मार्क्स कटते जाएंगे, क्योंकि टू दी पॉइंट आंसर ही सही आंसर होता है कॉम्प्रीहेंशन का। और ये हम अपने ऑक्सफोर्ड में बताते थे, तो अभी भी एग्जामिनर्स बताते हैं। अभी आप सीएसएस के अंदर आप जाएं, आप लंबा क्वेश्चन खींचें, वो आपको मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे ऑक्सफोर्ड में ये कहते हैं कि अब बल्कि वहां पे ओ लेवल में तो बाकायदा लाइंस दी होती है, ये 1.5 लाइन है, 1.5 लाइन से ऊपर गए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 1 लाइन है, 1 लाइन से ऊपर नहीं जाना, यानी बाकायदा स्पेस दी होती है, लिमिट किया होता है स्टूडेंट को कि इसके ऊपर नहीं जाना। चाहे टू से स्टार्ट कर लो, बिकॉज से स्टार्ट कर लो, पॉइंट लिख लो, लेकिन टू दी पॉइंट आंसर देना। ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन का जवाब। तो सबसे पहले हम प्रेसी इसकी करते हैं, प्रेसी भी करती हैं और फिर उसका कॉम्प्रीहेंशन भी करती हैं। तो प्रेसी तो जरा करके देखें। अगर फर्ज करें मैं कहता हूं कि आप लोग ये एक पैराग्राफ पढ़ें, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, उतनी देर में यहां से लेकर यहां तक एक पैरा कैसे पढ़ना है आपने, एक दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, और उसके बताएं कि क्या इसमें कह रहा है ऑथर। उसके बाद हम किस तरीके से उसकी प्रेसी बनाएंगे। पहले इसकी प्रेसी बना लेते हैं, यानी उसको प्रिसाइज, उसको समरी कैसे बनाएंगे, जनरलाइज कैसे करेंगे, ये सबसे पहले आप करें काम। और मैं आपको इसके लिए 10 मिनट देता हूं, करें जी, शाबाश। So in the height of the Enlightenment, men influenced by the new political theories of the era launched two of the largest revolutions in history. Enlightenment era में लोग बहुत सारी political theories से मुतासर हुए और उन्होंने हिस्ट्री का 2 बड़े revolutions क्रिएट किए। These two conflicts on two separate continents, 2 मुख्तलिफ किस्म के बड़े आज़मों में ये हुए, were both initially successful in forming new forms of government। पहले पहले तो दोनों कामयाब हो गए, क्योंकि दोनों ने एक उन्होंने गवर्नमेंट्स बना ली अपनी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। एंड येट द टू कॉन्फ्लिक्ट तो merely a decade apart had radically different conclusions। जबकि दो इसके इसके अलावा ये दोनों रेवोल्यूशन थे, हालांकि एक सिर्फ दिहाई का फर्क है, अपने नताइज में बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। How do two wars inspired by more or less the same ideals end up so completely different? किस तरीके से ये मुख्तलिफ हो सकती हैं? ये दोनों जो जंगें हुई, ये दोनों सिविल वॉर्स हुई। Why was the American Revolution largely a success and the French Revolution largely a failure? क्यों अमेरिकन रेवोल्यूशन कामयाब रहा और दूसरा जो रेवोल्यूशन है वो नाकाम रहा? तो इस तरीके से आप लोग जब ये पढ़ोगे तो आपके जहन में एक समरी आएगी, और वो समरी क्या है कि इनलाइटनमेंट एज में, या इनलाइटनमेंट एज में 2 रेवोल्यूशंस हुए। एक तो ये है, और दोनों रेवोल्यूशंस अपनी नताइज के लिहाज से मुकम्मल डिफरेंट थे। अमेरिकन रेवोल्यूशन कामयाब रहा, फ्रेंच रेवोल्यूशन नाकाम। ये है आपने जो उर्दू में समरी बनाई है। दिस इज दिस समरी यू हैव मेड इन उर्दू, क्योंकि बाकी सारी तो ऐसे ही एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो मेन चीज है वो ये 2 ही है। तो हम उसमें क्या करेंगे, इसमें अगर इंग्लिश बनाएंगे तो हम कहेंगे कि द एनलाइटनमेंट एज सॉ 2 revolutions on 2 different continents। they
had different conclusions, yeah, they had different impacts, yeah, they were different in terms of their impacts. American Revolution was a success, the French Revolution a failure. बस इतना। अब ये क्या हो गया, ये आपकी समरी होगी। अगर मैं अभी आपको ये समरी यहाँ पे बताता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और इसके अलावा एक और स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं वही जो हमने एक मेन आइडिया इस पैराग्राफ से पकड़ा, स्किम किया था और स्किम किया था, तो मेन आइडिया जो है वही समरी होती है। उसमें क्या है, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट एज experienced two major revolutions on two different continents, on two different continents with different impacts. लें जी, while अच्छा American Revolution was a success, unlike Baracus, unlike Baracus, unlike the French। ये आपकी क्या होगी, सारे उस पैराग्राफ को आपने इनकैप्सुलेट कर दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है हमारी समरी। एनलाइटनमेंट एज एक्सपीरियंस्ड two major revolutions on two different continents with different impacts. American Revolution was a success, unlike the French. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ लगी होगी। ये मैं इसको बोल्ड कर रहा हूं अपनी समरी को। अब मैं इसको करता हूं क्या, स्टॉप, और दूसरे को फिर करता हूं शेयर। अब आपने अगला पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़ के आपने उर्दू में समरी बनानी है और 3 सेंटेंसेस से ज्यादा या 3 से 4 सेंटेंसेस से ज्यादा आपने नहीं बनानी समरी, और उसको कोशिश करें कि पहले अपने सामने रखें, लिखें अपने पास, पहले इसको पढ़ लें, फिर पढ़ें 2 दफा और फिर उसके बाद एक आइडिया सा बनाएं उर्दू में। उर्दू को जब ट्रांसलेट करेंगे तो फिर कॉपी पेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप वैसे इसको देखते कि ट्रांसलेट करेंगे तो मुझसे तो भाई आई गेट कैरिड अवे। आई वुड वांट टू कॉपी द फ्रेजेस एंड द वर्ड्स, जिससे क्या होगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा और मुझे वो मार्क्स नहीं देगा। तो कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। borrowing the phrases and sentences from the summary is a sin, unpardonable, उसकी माफी नहीं है, ना कॉम्प्रीहेंशन में ना ही प्रेसी में। मैं वर्ड्स की बात नहीं कर रहा, वर्ड आ जाती हैं ऑल्टरनेट, जिसका ना आपको वर्ड्स का मिल रहा हो तो वो आ जाता है। कुछ वर्ड्स बड़े टेक्निकल है, उसके आना ही आना। थीम वर्ड जो है उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे इनलाइटनमेंट वैसे का वैसे इस्तेमाल किया, लेकिन इनलाइटनमेंट का अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो एक प्रॉपर नाउन है। तो बहुत सारे वर्ड्स की ऑल्टरनेटिव नहीं है, और कुछ वर्ड्स होते हैं थीम के ऊपर, जैसे रेवोल्यूशन है वो थीम के ऊपर है, तो उसको नहीं चेंज करेंगे आप। लेकिन सेंटेंस और फ्रेज 4-5 वर्ड इकट्ठे मिलके वैसे के वैसे लिख दिए तो वो बहुत बुरा इंपैक्ट होगा। तो अब आपने ये वाला पढ़ना है, हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड टू मिरियड रीजंस, बहुत सारी रीजंस बयान किए हिस्टोरियंस ने, यहां से लेके द अमेरिकन सिंपली हैड टू विन अ रेवोल्यूशन, यहां तक पढ़े और 3 से 4 जुमले लिखे अपने पास, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, और अपने पास रख लें उसको। और फिर उसके बाद मैं जब करूंगा तो फिर आप उसको कंपेयर करना कि कैसा आपने जो है समरी बनाई है। मिनट आपकी रहे इस मीटिंग के, उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर वो सिर्फ रजिस्टर स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड टू, ये तो आपने सारा पढ़ लिया, 2 दफा मैंने कहा था आपको पढ़ लिया। अगर 2 दफा आपने पढ़ लिया होगा तो आप इससे नजरें थोड़ी सी हटाएं और कोशिश करें कि वो जो डिटेल आपने पढ़ी थी उसको अपने जहन में दोबारा से लाने की कोशिश करें, जो मेन मेन उसके पॉइंट्स हैं। तो मेन पॉइंट्स आपको निकलेंगे कि बड़ी रीजंस हैं इसकी, मैनी रीजंस। उसमें से एक रीजन सबसे ज्यादा बयान की जाती है, वो ये है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था
उसको अपने नेबर से बहुत सारी इंटरफेरेंस या बहुत सारी रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि वैसे कॉन्टिनेंट पे था जहाँ बहुत से नेबर्स थे, और वही पुरानी दुनिया जो जो यूरोपियन वर्ल्ड है, उनकी तरफ से इंटरफेरेंस मिली, उन्होंने वॉर की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया जाए। तो इसका मतलब सिंपल क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फेस्ड मच ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम इट्स नेबर्स, तो दे इंटरवीन्ड इन इट। अच्छा, but the Americans did not have to face such kind of interference from the neighborhood. मेन इंपॉर्टेंट नेबर्स होते हैं, नेबर्स ही पंगेबाजियां करते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान में कर, पाकिस्तान इंडिया में कर, अफगानिस्तान पाकिस्तान में बम धमाके करवाता है 9/11 के बाद, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ की जो फोर्सेस उनको मदद करता है। मतलब इस तरीके से नेबर्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। लेकिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट बिल्कुल अलग से कॉन्टिनेंट था, वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, नेबर्स में इतने ज्यादा लोग नहीं थे। तो यही चीज वो कह रहा है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश सिंपली होगी कि वन ऑफ मैनी रीजंस। अब आप देखो, ये भी नहीं आपने लिखा दिया मैनी रीजंस, आपने आपने कहा वन ऑफ मैनी रीजंस was the interference of the neighbors into French Revolution. On the other hand, the Americans did not face any such resistance. Full stop. बस ये इतनी कहानी है। कितनी कहानी है? इतनी। और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये इतनी आसानी से नहीं आ जाएगा। अब फर्ज करो इसको ही मैं लिखता हूं, तो मैं अब दोबारा से शेयर कर रहा हूं ये वाला, अब यहां से मैं ऐड करता हूं। अब मैं यहाँ आपको शेयर हो रहा है, क्या शेयर हो रहा था? ये ठीक है। अब मैं ऐड करता हूं क्या कि आउट ऑफ या वन, क्या हुआ अभी क्यों नहीं लिखा जा रहा? हाँ, one of the many reasons of was the interference of neighboring European nations into French Revolution। ठीक है, बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऐसा ही रेवोल्यूशन स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से हमारे मुल्कों में आए और वहां पर बादशाहत को रगड़ दे। तो बादशाह जितने भी थे आसपास के, उन्हें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इसको फेल करने के लिए। तो आप इंटरफेरेंस ऑफ नेबरिंग यूरोपियन नेशंस इनटू फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन्स being separated या being on isolated continent, या इसको भी ना लिखें, Americans did not face such resistance। लो जी, आपका हो गया। Americans being in isolated continent didn't face such resistance। ऐसी कोई रेजिस्टेंस उनको मिली नहीं। ये आपने 2 पैराग्राफ इसमें समो लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या? उसको करना, स्किम करना। अब आगे आते हैं, आगे मैं स्क्रीन आपकी शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन अब आपने अगला पैराग्राफ देखना, अगला पैराग्राफ देखें, तेजी से इसको पढ़ें और पढ़ के तो आप बनाने की कोशिश करें कि ये कैसे बनेगा। अब ये वाला पैराग्राफ आपने पढ़ना है, तो आपको ये पता चलेगा कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, अमेरिका ने किससे आज़ादी दी थी? ब्रिटेन से। ब्रिटेन वहाँ पे काबिज थे और अमेरिकन जो हैं उन्होंने उनसे अपने आप को आज़ाद करवाया था। तो वो समझते थे कि तो फिर अमेरिकन्स और ब्रिटेन दोनों आपस में एक नेशन नहीं समझते। लेकिन दूसरी तरफ फ्रेंच
जो था रेवोल्यूशन, उन्होंने अपने ही फ्रेंच किंग से आज़ादी हासिल की थी। तो फ्रेंच किंग और फ्रेंच नेशन दोनों एक ही जिस्म के दो हिस्से समझे जाते थे, तो इसलिए प्रॉब्लम हुआ। इधर जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन अमेरिकन्स डिस्कवर्ड देयर सेपरेट आइडेंटिटी, ये इसमें जो लिखा हो, आपने जब अपना पढ़ना है कि अमेरिकन्स ने अपनी सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो डिस्कवर की, जबकि फ्रेंच आइडेंटिटी का हिस्सा था, फ्रेंच कैरेक्टर का हिस्सा था, या फ्रेंच नेशन का हिस्सा था किंग भी। तो उससे ज्यादा जब उन्होंने उसको हटाया तो उसके खिलाफ भी एक रेसिस्टेंस आई। तो ये भी एक तरह से रीजन बनी उनकी फेलियर की। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको ये लिखेंगे कि another reason for the success of American Revolution was that Americans had discovered their separate identity from the British king. On the other hand,